स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है माली के बारे में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड माली नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा बाइक्स को बैन किया गया। बाइक्स को इस वजह से बैन किया गया है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसी का एक्टिविटी है हाई नंबर्स के अंदर में है। इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हाई स्पीड बाइक्स को यूज किया जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेशन के लिए या अटैक को कैरी आउट करने के लिए। तो माली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 125 सीसी या उससे अबाउ का जो बाइक है उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। अर्बन एरिया से जो अदर एरिया के लिए माइग्रेशन है बाइक्स के थ्रू उनको भी यहाँ पे अलाउ है, वो नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, माली का जो इंसर्जेंसी का एक्टिविटी है उसके बारे में अगर हम रीड करें तो नवंबर 2025 के समय में वहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि माली का जो कैपिटल एरिया है बमाको, उसको भी ब्लॉकेज कर दिया गया था इन इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे अलकायदा के प्रोक्सी के रूप से काम किया करते हैं कि हम अलकायदा के ही एक प्रोक्सी ऑर्गेनाइजेशन है और अलकायदा हमारा हाईएस्ट यहाँ पे अथॉरिटी है। अलकायदा कभी आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के वहाँ पे इसका डोमिनेशन हुआ करता था, बट पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वायलेंस है, इंसर्जेंसी है, वहाँ पे अलकायदा का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। अफ्रीका के अंदर में और भी कोई इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है क्या? तो स्टूडेंट्स, हम बोको हरम के बारे में रीड करते हैं, अल शबाब के बारे में रीड करते हैं, जो अलग अलग कंट्री हैं जहाँ पे वायलेंस है, इंसर्जेंसी है, पॉलिटिकल पावर का स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इमर्ज करते हैं। अब आपको हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए? तो आपको माली के बारे में पता होना चाहिए, उसके लोकेशन के बारे में। तो एक बार उसको अगर हम मैप के ऊपर प्रैक्टिस करें, हमने अभी रीड किया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में ये सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। काफ़ी सारे जो कंट्री हैं वो अपना एरिया शेयर किया करते हैं इसके साथ में। और 2021-22 के समय से वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस का जो न्यूज़ है वो आया करती हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब भी हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के बारे में रीड करते हैं तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। की वेस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक इकोनॉमिकल ये ग्रुप है जिसको कि 1975 के समय में सेटअप किया गया था। 15 के आसपास, 14 या 15 के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हुआ करते हैं। नाइजीरिया का जो एक सिटी है, अबूजा नाम का जो सिटी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है अबूजा के अंदर में। अबूजा के वहाँ पे हेडक्वार्टर है जो कि नाइजीरिया का सिटी है, नाइजीरिया के वहाँ पे। 2022 के समय में वहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है। 22-23 के समय में 3 कंट्रीज़ को आप देखिए किससे निकाला गया था। 3 कंट्रीज जिससे निकलते हैं खुद भी उनके द्वारा डिसीजन लिया गया और ये जो ग्रुप है उनके द्वारा भी कहा गया कि आपके वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वायलेंस है, तो उनका विड्रोवल हुआ था। उन 3 कंट्रीज़ का नाम है, एक कंट्री तो है माली, एक कंट्री है माली, अदर कंट्री है नाइजर जो उसका नाइबर ही है, अदर जो कंट्री है उसका नाम है नाइजर, और एक जो कंट्री है वो है बुर्किना फासो। एक जो कंट्री है वो कौन सा है? बुर्किना फासो। अब इन 3 कंट्रीज़ के द्वारा आप देखिए कि अपना एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया जिसको कि नाम दिया गया अलायंस ऑफ साहेल। साहेल स्टेट्स का जो साहेल का जो रीजन है, आप देखिए कि सहारा के पास में जो साहेल स्टेट है, तो अलायंस ऑफ साहेल को क्रिएट किया गया। जो माली का कैपिटल सिटी है बमाको, उसको इसका हेडक्वार्टर है वो बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। हम अफ्रीका के बारे में जब भी रीड करते हैं, काफ़ी बार आपने अफ्रीकन यूनियन के बारे में देखा होगा जिसको इंडिया ने G20 के मेंबर के रूप से भी इंक्लूड किया था जब हमारे यहाँ पे G20 का मीटिंग हुआ था। तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इथोपिया का जो कैपिटल सिटी है एडिस अबाबा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिए इकोवास का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इकोवास का हेडक्वार्टर है नाइजीरिया का जो सिटी है अबूजा। और जो अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स हैं, ये 3 कंट्रीज़ का, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, इनका कहाँ पे है? माली का कैपिटल सिटी बमाको के वहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपको ये है कि ये जो 3 कंट्रीज़ है ना, माली है, बुर्किना फासो है और नाइजर है, इन 3 कंट्रीज़ का ये जो जॉइनिंग का एरिया है, ये जो जॉइनिंग का एरिया है, यहाँ पे आप देखिए कि एक रीजन है, ये रीजन बोला करते हैं इसको, 3 कंट्रीज़ का एरिया जहाँ पे शेयर होता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ना पता हो तो गूगल कर लेना
क्योंकि हो सकता है कोई रीजन यहाँ पे पूछ लिया जाए। ये न्यूज़ के अंदर में भी था पिछले कुछ समय से, तो ये भी आपको पता है वो होना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप देखिए कि मैंने शेयर किया था, कुछ समय पहले इसको शेयर किया था कि वो रीजन है जहाँ पे 3 कंट्रीज अपना एरिया शेयर किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, 5 आई अलाइंस के बारे में है कि जो 5 आईज अलाइंस है जो कि एक इंटेलिजेंस का अलाइंस है, तो उसमें बताया गया कि चाइनीज़ जो स्पाइस हैं उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे लिया गया है और उनके द्वारा पोज किया गया कि वो रिक्रूटर हैं, एग्ज़ाम रिक्रूटर हो सकते हैं, जो जॉब का जो इन्फॉर्मेशन दिया, जॉब जो दिया करते हैं वो रिक्रूटर हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिक्रूटर पोज करते हुए उनके द्वारा कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो ली गई है। ये 5 आई अलाइंस के द्वारा बताया गया। एग्जाम के लिए पता क्या होना चाहिए, 5 आईज अलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय था, आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में कोई भी वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन जब होता है या कोई भी कन्फ्लिक्ट जब होता है, इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट तो आप देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उस समय एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, स्पेशली जो यूएस और यूके हैं, स्पेशली यूएस और यूके हैं, वो एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। इस वजह से इस अलाइंस को क्रिएट किया गया। बाद में ऑस्ट्रेलिया इसको ज्वाइन करता है, तो काफ़ी बार हम ऑस्ट्रेलिया का यूएस यूके के नाम से एक अलाइंस को भी रीड करते हैं, जो प्रेजेंट समय में एक मिलिट्री का भी ग्रुप है इन 3 कंट्रीज का। ऑस्ट्रेलिया के ज्वाइन करने के बाद में आप देखिए कि न्यूजीलैंड और कनाडा भी इसको ज्वाइन करते हैं। न्यूजीलैंड और जो कनाडा नाम का कंट्री है वो इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये 5 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यूके है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। ये 5 आईज अलाइंस का पार्ट है, इसके थ्रू इंटेलिजेंस का शेयरिंग हुआ करता है। कनेडियन जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, एक बार वहाँ पे कोई किलिंग हुआ था कि इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देखिए कि उस समय भी आप देखिए कि जो 5 आई अलाइंस है वो न्यूज़ के अंदर में रहा था कि 5 आई अलाइंस के थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, इंडिया का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। फिर हमारे जो रिलेशंस है वो डिक्लाइन हुए थे और वहाँ पे जब से नए पॉलिटिकल लीडर आए हैं, जब G7 का मीटिंग हुआ तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे इनवाइट करना, और आप देखिए कि रिलेशंस में लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है पिछले कुछ समय के साथ में, जब से वहाँ पे गवर्नमेंट का चेंज हुआ है। फिर यूएस के यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में है कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया है, उनके जो ट्रस्टेड लॉयर हैं उनका यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए, जब भी आप देखिए कि अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन हुआ करता है तो आपको हमारे यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 76 क्लोज 1 है, जो कि अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन करता है। गवर्नमेंट के साथ में आप देखिए कि इनका अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नमेंट का जब ऑफिस एग्जिट करेगा या जो लोकसभा है वो डिजोल्व होगा, तो इनका भी ऑफिस है वो डिजोल्व होता है, ये भी उसके साथ में ही एग्जिट करते हैं। क्या जब कोई भी पर्सन है जो लॉयर है जो अटॉर्नी जनरल के पोस्ट को सर्व करता है, तो क्या उस दौरान में वो पर्सन अपना प्राइवेट वर्क को नहीं कैरी आउट कर सकता? प्राइवेट वर्क कर सकता है, बट प्राइवेट वर्क में इस तरीके से एक्टिविटी ना हो कि अपोजिट का जो पार्टी है वो गवर्नमेंट वहाँ पे हो। तो गवर्नमेंट अपोजिट पार्टी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट वर्क को यहाँ पे अलाउ किया गया है इनको। तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में है, जो कि आर्टिकल 76 क्लोज 1 के अंदर में उनके बारे में मेंशन हुआ करता है। और स्टेट्स के अंदर में भी आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको कि हम जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल हैं वो बोला करते हैं। अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने के लिए, अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको बेसिकली एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं, सोलिसिटर जनरल्स हैं, उनका प्रेजेंस है वो मिलेगा। वो भी कोर्ट के अंदर में जाया करते हैं, गवर्नमेंट के जो केसेज हैं उनको डिफेंड किया करते हैं गवर्नमेंट को उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, नॉर्वे का एक जो एजेंसी है उनके द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया कि सूडान नाम का जो कंट्री है कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर में है सूडान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो अभी इबोला की वजह से भी न्यूज़ में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और कोलंबिया नाम का जो कंट्री है, कोलंबिया कहाँ पे है, कोलंबिया आप देखें कि लैटिन अमेरिका के अंदर में सिचुएटेड है, जो कि सेंट्रल अमेरिका के साथ में भी कनेक्ट करता है कोलंबिया का एरिया। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं ये मोस्ट नेग्लेक्टेड, डिस्प्लेसमेंट का वहाँ पे क्राइसिस है कि इन एरियाज से लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अदर एरिया के लिए। तो ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है जैसे यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था ये माली, नाइजर, बुर्किना फासो के बारे में। ये 3 कंट्रीज रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में हैं, तो इनका
किस वजह से न्यूज़ के अंदर में थे, वहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं था, वायलेंस वहाँ पे था, तो इस वजह से वो न्यूज़ में थे। तो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कोलंबिया हैं वो न्यूज़ में हैं, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये हो कि किस वजह से न्यूज़ में है। एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि कोई अलायंस उन्होंने क्रिएट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में। एक अदर ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि कोई अलायंस इनके द्वारा क्रिएट किया गया है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के लिए। और एक वहाँ पे हो कि हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, नेगलेक्टेड डिस्प्लेसमेंट है इस एरिया के अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो सकते हैं किसी भी तरीके से। यूपीएससी जो रैंडम वे के अंदर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकता है। अभी रिसेंटली इजराइल और लेबनान का एक डील है वो हुआ है, जिसको कि हजीबुल्लाह नाम का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, जो कि ईरान के द्वारा जिसको बैक किया जाता है, उन्होंने उस डील को रिजेक्ट है वो किया है। उन्होंने उस डील को रिजेक्ट किया। पर फर्स्ट ऑफ ऑल उनके द्वारा कहा गया कि इजराइल को लेबनान का जो सदर्न पार्ट का एरिया है वहाँ से कम्प्लीटली विड्रोवल को कैरी आउट करना चाहिए, कि इजराइल जो है वो विड्रोवल को कैरी आउट करे, स्पेशली लेबनान का जो सदर्न पार्ट का एरिया है। सेकंड, आप देखिए कि हजीबुल्लाह का यहाँ पे ये मानना है कि हजीबुल्लाह को एज ए नॉन स्टेट एक्टर के रूप से बताया गया, एक टेरर ग्रुप के रूप से भी डेजिग्नेट करने के लिए कहा गया है इस एग्रीमेंट के अंदर में। इस वजह से भी हजीबुल्लाह इसको रिजेक्ट करता है। और प्रेजेंट समय में लेबनान का जो पावर शेयरिंग है उसके अंदर में भी आप देखिए कि हजीबुल्लाह की जो सपोर्टेड पर्सन है उनका प्रेजेंस वो हुआ करता है लेबनान के वहाँ पे जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये डील के बारे में है जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है। फिर वेस्ट एशिया के ही बारे में एक और न्यूज़ है कि इजराइल के द्वारा गजा स्ट्रिप के वहाँ पे हॉस्पिटल में अटैक किया गया है, 9 पर्सनस का डेथ हुआ है। तो कंटिन्यूस न्यूज़ में है वेस्ट एशिया का ये रीजन, जो बार बार आपको मिलेगा डिफरेंट वे की वजह से, कभी अटैक की वजह से, कभी पीस प्रोसेस की वजह से, कभी आप देखिए कि वहाँ पे कोई जो सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको सप्लाई किया जाए। स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, 1948 के समय में जब पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बना था, पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है जो एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए माइग्रेशन करती है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये कौन कौन से एरिया में ऑपरेट करता है? मेन काम क्या है? मेन काम है पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटी है जो माइग्रेट की थी एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना, जैसे फूड का प्रोवाइड करना, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट भी देने की रिगार्डिंग में कोशिश करना कि वो लोग हैं कोई बेटर अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। तो ऐसी जो एक्टिविटी को कैरी आउट करता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जॉर्डन का जो सिटी है अम्मान, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और पैलेस्टीनियन कम्युनिटी जिसका माइग्रेशन हुआ था इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट से, जो लोग हैं वो लेबनान के लिए चले गए थे, वेस्ट एशिया के लिए वेस्ट बैंक के एरिया के लिए चले गए थे, गजा स्ट्रिप के लिए, इजिप्ट के लिए, जॉर्डन के लिए, तो वहाँ सीरिया के लिए भी, तो वहाँ सब सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के ऊपर में एलिगेशन लगाए थे इजराइल ने कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इंसर्जेंसी को इंक्रीज किया गया है गजा स्ट्रिप में, हमास को सपोर्ट है वो किया गया है। बाद में वो एलिगेशंस आप देखिए कि प्रूव तो नहीं हुए हैं कि वहाँ के इस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के ऑफिशियल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट था वो जो अटैक हुआ था उसके बिहाइंड के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में मेंशन किया गया। रिसेंटली आप देखिए कि अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी रिपोर्ट आया है। तो डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, एक जो टर्म इस कंप्लीट आर्टिकल के अंदर में है वो है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। अब माल न्यूट्रिशन में डबल बर्डन कैसे है? एक तो आप देखिए कि यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन है कि यहाँ पे ओबेसिटी इंक्रीज होता है, वो भी इश्यू है। और अंडर न्यूट्रिशन है कि जो बेसिक डाइट एक पर्सन को मिलना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट जो मिलना चाहिए उसका भी प्रेजेंस है वो ना होना। तो हर एक वे के अंदर में हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, हमारा ओवरऑल जो पर्सनस का हेल्थ है उसको ये इम्पेक्ट करता है। फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में आप देखिए कि ओवर न्यूट्रिशन या ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन किया गया है, स्पेशली वुमेन्स के अंदर में जो जो ओबेसिटी इंक्रीज हुआ है, जिसके किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कॉन्सेप्ट में
जो इम्पैक्ट होने लगा है, ऑपरेशंस के बारे में बताया गया। तो ये अलग अलग वे में है। अल्टीमेट इसका पर्पज़ क्या है इस आर्टिकल के अंदर? पर्पज़ ये है कि हमें पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी हैं उनको इवोल्व करने का ज़रूरत है। इन एरियाज़ को भी हमें कंसिडर करना चाहिए क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके नंबर्स इंक्रीज होने लगे हैं समय के साथ में, जो लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए। तो ये हेल्थ स्ट्रेटजीज में जो इवोल्व करना है उसके बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी समय समय पे गवर्नमेंट के डिसीजंस को एग्जामिन करती है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जो कमेटी ऑन फाइनेंस के अंडर में ही था। उस कमेटी ने कहा है कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो पिछले कुछ समय से प्रॉफिट में थे, जब आप देखिए कि रसिया से डिस्काउंट रेट के ऊपर में जब क्रूड ऑयल आया था तो प्रॉफिट के अंदर में थे। तो कैसे वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, ये कुछ मंथ का जो क्राइसिस है उसको आप देखिए कि एब्जॉर्ब करने के लिए, इस जो ऑयल शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने में ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फेलियर है वो क्यों हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा। पार्लियामेंट्री पैनल अलग अलग एरियाज में हुआ करते हैं, अलग अलग वेज के थ्रू ये एग्जामिन करते हैं। फाइनेंस का 3 पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अलावा एस्टीमेट कमेटी है, और पब्लिक अंडरटेकिंग्स का भी जो कमेटी है वो हुआ करती है। मेंबर्स का संख्या अलग अलग है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल का एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पूछने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। हमारा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप देखिए कि जब एक्स्ट्रा बेनिफिट को रिसीव करते हैं, सपोज कीजिए क्रूड ऑयल है वो कम प्राइस के ऊपर में आता है और उसका जो सेलिंग प्रोसेस है वो हाई प्राइस के ऊपर में है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो उस समय गवर्नमेंट के द्वारा विंडफॉल टैक्स है वो भी लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है? विंडफॉल टैक्स को यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में। कल हमने एक फ़ंड के बारे में भी रीड किया था कि कैसे गवर्नमेंट के द्वारा एक फ़ंड प्रोवाइड किया गया है इन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए, और जो शोक का जो सिचुएशन है उसको हम यहाँ पे डील कर सकें। 1973 के समय में भी आप देखिए कि ऑयल क्राइसिस का सिचुएशन हुआ था और उस समय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो क्रिएट होता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जब 1973 का जो ऑयल क्राइसिस है उसको डील करते हुए। नेक्स्ट आप देखिए कि लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे सुभाष कश्यप साहब, इनका पॉलिटी का बुक आपने देखा होगा। इनका एक पार्लियामेंट का भी बुक है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो रीड किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका जो अभी डेथ हुआ है तो उनके बारे में मेंशन है। जब भी हम हाउस के ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, इनके बारे में जब हम रीड करते हैं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट। जब हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जिसको अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, तो वो जो पर्सन जो हुआ करता है ना वो इन्हीं में से कोई होगा। लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी होगा या राज्यसभा का होगा, जो अल्टरनेटिव बेसिस पे डिसाइड होता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके से और ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एज ए आरओ के रूप से, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से वहाँ पे बैठेंगे, उनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये लोग हुआ करते हैं, सेक्रेटरी जनरल आरओ के रूप से अपॉइंटेड होते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। सुभाष कश्यप साहब का डेथ हुआ है, तो इनका बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं। और पार्लियामेंट अगर आपको सही लगता है तो रीड करना, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में आप देखिए मेंशन है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बारे में। जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 है पार्लियामेंट, काफ़ी लार्जर चैप्टर है, काफ़ी ब्रॉड वे में जिसको बताया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला के जो लीडर हैं, जो कि वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, जब से वहाँ के लीडर को ले जाया गया था यूएस ने इंटरवेन करते हुए। तो वेनेजुला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के लिए आए हैं। अब इंडिया इनको वेनेजुला को किस तरीके से डील करता है, डिस्कशन में क्या पॉइंट्स रहे। अब देखिए कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो ग्लोबल साउथ के साथ में हमें जो क्लोज रिलेशंस को सेटअप करना है, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर का काम करता है वेनेजुला। वेनेजुला का इम्पोर्टेंस बताया गया कि हमें जब ग्लोबल साउथ का ये जो डिप्लोमेटिक हमारा कैंपेन है या ग्लोबल साउथ का मोर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आप देखिए कि इसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट पिलर है, इसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट पिलर है, कौन है? वेनेजुला। सेकंड यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि आने वाले समय में एनर्जी जो सिक्योरिटी है, क्योंकि वेस्ट एशिया में तो क्राइसिस है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए
एक इम्पोर्टेंट पिलर है, एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट पिलर इसको बता दिया गया। तो हो सकता है क्या यहाँ पे चेंजेज हो सकते हैं कि इंडिया वहाँ से जो आने वाला जो क्रूड ऑयल है उसको परचेज करे, क्रूड ऑयल को लार्जर वे के अंदर में परचेज करे और उसको रिफ़ाइन किया जाए। हमारे यहाँ पे रिफाइनरीज हैं, पर वो आप देखिए कि उसके भी कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पे। डिफरेंट आर्टिकल्स में बताया जाता है कि जो वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है उसको रिफ़ाइन करना, हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स का कमी और ऐसे काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो भी मेंशन होते हैं आर्टिकल्स के अंदर में। तो वेनेजुला का इम्पोर्टेंस है इंडिया का, इंडिया पहले भी परचेज किया करता था वहाँ से जो क्रूड ऑयल है, बट आप देखिए कि बाद में यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाए जाते हैं वहाँ पे और इंडिया ने भी वहाँ से जो परचेज है उसको लिटिल बिट रिड्यूस है वो किया है। इंडिया और यूके के बारे में है, बोथ कंट्रीज ने एक ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रेजेंस को एनालाइज करेगा डाटा के बेसिस के ऊपर में। डाटा के बेसिस के ऊपर में कैसे एग्जामिन करेगा, एक तो आप देखिए कि कोऑपरेशन को एक्सपेंड करेगा। इंडिया और यूके का जो कोऑपरेशन है चाहे वो टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग में हो क्रिटिकल मिनरल्स का, तो इंडिया यूके का जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जाएगा इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। हमारा जो ISM है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के अंदर में, तो वो आप देखिए कि इसका एक इम्पोर्टेंट पिलर है जो ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ का भी एक इंस्टीट्यूशन है इसका पार्ट, तो उन सभी के द्वारा किया है वो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को देखेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हमारे यहाँ पे जैसे मोनेजाइट सैंड जो मिला करती है त्रावणकोर के एरिया के अंदर में, वो एक इम्पोर्टेंट मिनरल का रोल प्ले करती है प्रेजेंट समय का जो डिमांड है मिनरल्स का, जो एनर्जी सिक्योरिटी नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उन सभी के लिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें यूक्रेन वॉर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल में क्या मेंशन है, आर्टिकल में मेंशन ये है क्या यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेटिंग सिचुएशन में है क्या, और भी लार्जर वे के अंदर में ये कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ क्या, ये किस वजह से मेंशन किया गया। फर्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड ये बताया गया है कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन के द्वारा जो अटैक किए गए हैं, यूक्रेन के द्वारा जो अटैक किए गए हैं रसिया के ऊपर में, तो आप देखिए कि उन अटैक्स के अंदर में हमने देखा कि यूक्रेन ने कैसे रसिया का जो कुछ यहाँ पे जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया हैं, रिफाइनरी हैं, कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, उनको टारगेट किया गया। तो क्या यूक्रेन का ये वॉर कन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा एस्केलेटिंग वे में है या नहीं है। सेकंड यहाँ पे क्या मेंशन है, सेकंड यहाँ पे मेंशन है कि यूक्रेन के ऊपर में खुद के तो वेपन प्रोडक्शन होगा, बट आप देखिए कितना लार्जर नंबर के अंदर में नहीं है कि यूक्रेन इस तरीके से अटैक को डिफेंड कर सके। तो यूक्रेन को जो सपोर्ट दिया जाता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा दिया जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है। अभी रसिया के द्वारा जो मिसाइल्स का अटैक किया गया था जिसमें यूक्रेन ने वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको कहा था कि आपके द्वारा जो हमें पैट्रियोटिक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया जाता है उसको आप दीजिए, जिससे कि हम यहाँ पे रसिया के अटैक को डील कर सकें। तो डिपेंडेंसी भी है रसिया का, आप देखिए कि डिपेंडेंसी तो नहीं है, बट रसिया के वहाँ पे भी कोई भी कन्फ्लिक्ट जब होता है तो वो इकोनॉमिकल भी इम्पैक्ट करता है ना। तो रसिया के वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट तो है नहीं कि यूक्रेन के साथ में उनका कन्फ्लिक्ट हो, उनके अलग अलग एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट आपको मिलेंगे और कंटिन्यूस वहाँ का इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमी के ऊपर में क्वेश्चंस वो रेज होते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, 5 जून का जो डे होता है उसको इन्वायरमेंट डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून के डे को इन्वायरमेंट डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी इन्वायरमेंट डे के ऊपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं जिसके अंदर में इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है और कैसे हम इन्वायरमेंट के जो टारगेट्स हैं, जो क्लाइमेट को हमें डील करना है उसको हम अचीव करेंगे। अब इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए कि यूज़ तो आप कर सकते हो, आपका जो GS पेपर 3 है उसके अंदर में भी, प्रीलिम्स के पेपर में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इवन GS पेपर 2 एंड फर्स्ट के अंदर में भी आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपसे सवाल पूछ लिए जाएँ। और आप देखिए कि आपको प्रिपरेशन के बारे में तो पता ही होगा कि प्रिपरेशन कोई सेपरेटेड नहीं होती है। हाँ, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है तो लिटिल बिट आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं उनको फोकस कर सकते हो। जब मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है तो आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस के अंदर में उन फैक्ट्स को कैसे यूटिलाइज कर सको अपने आंसर में, वो आप यूज कर सकते हो। बट ओवरऑल जो प्रिपरेशन होता है आपका 6 to 8 मंथ का जो प्रिपरेशन होता है
वो तो आपका देखिए कि ओवरऑल आपका कंबाइंड प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। तो इन डाटाज को आप अपना जैसा आपको एग्जाम में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। अब क्या इन आज का दिन काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो क्या आज ही हमें इन्वायरमेंट के अंदर में एक्सपर्ट बनना है या इन सभी चीज़ों को रीड करना है? तो स्टूडेंट सभी चीज़ों को रीड आज करना ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए एक रिवीजन फैक्टर के रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई सबमिट हुआ होगा जिसमें कुछ कमिटमेंट होगा, ओवर द टाइम आप उसको भूल गए होंगे। तो इन्वायरमेंट के डे के अंदर में क्या होता है कि वो उन सभी जो फैक्ट हैं, डाटा हैं, वो बार बार फिर से रीअपियर हैं वो करते हैं कि हमें जो डेजर्टिफिकेशन को डील करना है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसको हमें अचीव करना है। तो ये हमारे टारगेट क्या हैं, क्या 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड है जिसको हमें फिर से रिस्टोर करना है। तो ये टारगेट्स के बारे में फिर से मेंशन होगा। अब इन्वायरमेंट में आप देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम बताया गया है वो है फंडिंग का। ये फंडिंग का मेन प्रॉब्लम है, पैसे का कमी है। पैसे का कमी क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि हमें क्लाइमेट के फ्यूचर को डील करना है। एक तो हमें आईएनडीसी के टारगेट्स अचीव करने हैं, 2070 के समय हमें कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको भी अचीव करना है। तो इन सभी को अगर हमें अचीव करना है तो हमें यहाँ पे जो मोर पैसा है, जो नया टेक्नोलॉजी को ला सके, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो पैसे का पहला है कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ मनी बताया गया है। 10 ट्रिलियन मनी का यहाँ पे मेंशन है। 10 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर का जो मनी है वो चाहिएगा अगर हमें डेट ईयरली बेसिस के ऊपर में है ये जो डाटा, कि अगर हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जीडीपी का जो 3 टाइम्स फंडिंग है वो रहेगा। उस समय का जो जीडीपी है उसका 3 टाइम्स का फंडिंग रहेगा ओवरऑल क्लाइमेट फ्यूचर को एंश्योर करने के लिए। एक जो आर्टिकल है वो मैंग्रोव्स के बारे में है। मैंग्रोव्स के बारे में क्या मेंशन करता है कि मैंग्रोव्स का जो जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से है कोस्टल एरिया के अंदर में, तो उसको बताया गया। साइक्लोन दाना का जो एरिया था जो भीतरकनिका के अंदर में लैंडफॉल करता है, तो आप देखिए कि कैसे वहाँ पे साइक्लोन जो मैंग्रोव्स हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था अफ्रीका के सॉरी उड़ीसा के उस एरिया के अंदर में। उड़ीसा के अंदर में जो भीतरकनिका का एरिया है, शायद मैंने पहले अफ्रीका यहाँ पे बोला है तो उसके लिए सॉरी, उड़ीसा का जो भीतरकनिका का एरिया है। फिर आप देखिए कि अल्नीनो के इम्पैक्ट के बारे में भी एक आर्टिकल है जिसमें अल्नीनो के इम्पैक्ट के बारे में ये बताया गया कि अल्नीनो सिर्फ सिर्फ कम बारिश होगा यही नहीं है, इकोनॉमिकल वे में भी कैसे वो इम्पैक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट का रोल तो आप देखिए कि इकोनॉमिकल वे में भी है। क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो आपको हर एक सेक्टर में मिलता है। कुछ दिनों पहले हमने मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर में रीड किया था कि कैसे हमारे कंट्री में जब टेम्परेचर राइज करता है तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि कॉलेज में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको बताया गया है। चाहे वो एनटीए के द्वारा सीयूटी का पेपर कंडक्ट करना हो, नीट का पेपर कंडक्ट करना हो, तो स्टूडेंट्स के अपने प्रॉब्लम हैं कि कैसे कॉलेज एक डिस्टेंस ड्रीम के रूप से उनको इमर्ज होता है। ये हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट जो आती है फ्राइडे को, उसमें ये मेंशन किया गया है। एग्ज़ाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए एक तो आपको एनटीए के बारे में जानकारी होना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू उसको सेटअप किया गया था 1860 में। मिनिस्ट्री ऑफ 1860 का एक्ट है, 1860 में सेटअप नहीं हुआ था, सेटअप हुआ था 1617 के समय में। फिर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए उसको सेटअप किया गया, बट ओवर द ईयर्स एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम आने लगे हैं। तो हो सकता है कि एक बेटर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप हो जो काफ़ी स्मूथ वे में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो भी यहाँ पे बिल्ट हो इस प्रोसेस के अंदर में। और आप देखिए कि अदर प्रोसेस को भी यूज किया जा सकता है, कोई अदर वे जिसके थ्रू एडमिशन्स को इंश्योर किया जा सके, मेरिट का भी यहाँ पे यूज हो सके, क्योंकि मेरिट मेन इंपॉर्टेंट है कि जिनका मेरिट अच्छा है, जो हार्ड वर्किंग है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। और मेरिट का प्रेफरेंस तो आप देखिए कि होना ही चाहिए। मेरिट को प्रेफरेंस आपको करना ही चाहिए कि अगर आपको क्वालिटी थिंग्स को प्रमोट है वो करना है तो ये एनटीए के बारे में देखा। फिर हमने फर्स्ट पेज का न्यूज़ है, मानसून जो आया है, केरल में मानसून आ चुका है, 3 डेज ये लेट हुआ है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अल्नीनो का इम्पैक्ट रहेगा जो ऑलरेडी आईएमडी ने मेंशन किया है। मानसून भी आप देखिए कि नॉर्मल से कुछ बिलो रहेगा, ये भी आईएमडी ने मेंशन है वो किया है। और जो डील यहाँ पे साइन हुआ है इजराइल और लेबनान का, उसको आप देखिए कि हजीबुल्लाह है वो ऑब्जेक्ट करता है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को एलिमिनेट एक्सक्लूड करने के बारे में भी है ये डील, जिसमें हजीबुल्लाह इसको नेगलेक्ट वो किया करता है, इस डील को उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है।
तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर का। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो, आपका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करे। और आप देखिए कि टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो। वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी आपको देते हैं आंसर राइटिंग के लिए, वहाँ भी अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आंसर राइटिंग के प्रोसेस में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।